नेक्स्ट टॉपिक इज एलसी ऑसिलेशन। एल मतलब क्या होता है? इंडक्टर। सी इज अ कैपेसिटर। मेरे पास एक इंडक्टर है और दूसरा एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर कैसा होता है? जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। बैटरी का सिंबल कैसा होता है? एक बड़ा एक छोटा ऐसा होता है। कैपेसिटर दोनों सेम पैरेलल होते हैं। ओके। अगर ये दो आमने सामने है, दोनों एक साथ है, और इसको किसी के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए, क्या कनेक्ट किया जाए तो उससे क्या इंडक्टर का जो भी चार्ज होगा वो कैपेसिटर को, और कैपेसिटर का जो भी चार्ज होगा इंडक्टर को मिल जाएगा? नो, ऐसा नहीं होगा। एलसी ऑसिलेशन मतलब क्या है? जैसे ही आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे ना किसी बैटरी के साथ, कोई एक ईएमएफ के साथ, या ऐसे कोई कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट करोगे, तो इसकी एनर्जी इसको मिलेगी, इसकी एनर्जी इसको मिलेगी, जिसके वजह से ये इंडक्टर और ऑसिलेशन की एनर्जी ऑसिलेटेड करने लगेगी। ये दोनों ऑसिलेटेड नहीं करते हैं, ये इन दोनों की एनर्जी ऑसिलेटेड करती है। इसकी एनर्जी इसको मिलेगी, इसकी एनर्जी, इस तरह से इंडिविजुअल साइकिल चलती रहेगी, एनर्जी इस तरह से चलती रहेगी, और जो जो बनेगा दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक वेव बनेगा, और उसका नाम है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पूरा बेसिक मैं पढ़ा रही हूँ आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। इंडक्टर हमने कहाँ पे सीखा? कैपेसिटर हमने कहाँ पे सीखा था? कैपेसिटर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में सीखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहाँ पे चार्जेस स्टेबल थे, फिर चार्ज मोशन करने लगे धीरे धीरे, तो मोशन करने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा, तो वहां पे इंडक्टर आया। इंडक्टर तो अभी अभी आया, कैपेसिटर हमने पहले पढ़ा था। तो उसके अंदर इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वेव, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, इन केस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना दूं, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं, ओके, तो फर्स्ट जो वेव होगा आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव होगा, ऐसा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, उसके बाद फिर से डिक्रीज हुआ, बढ़ा, डिक्रीज हुआ, और दूसरा जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा, इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इस तरह से ये जो ग्राफ बनेगा दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके। यहाँ पे सर्किट आपको दिया हुआ है किस तरह से, देखो यहाँ पे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ओके। देन आफ्टर उसको एक मैग्नेटिक सॉरी एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया है और कुछ नहीं किया है, ओके। नाउ यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है, और इन केस में यहाँ पे एक की लगा दी, टैपिंग की। टैपिंग की मतलब अभी स्विच, जो स्विच होती है ना, उसी तरह से स्विच ऑन करती है, स्विच ऑफ करती है, वैसे एक टैपिंग की। अभी यहाँ पे कैपेसिटर पे स्टेबल चार्ज होते हैं, वहां पे कोई चार्जेस मोशन करने नहीं लगते। ये एम्प्टी चार्ज है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, इंडक्टर के पास कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब सिचुएशन 1 में कैपेसिटर के पास हाईली चार्ज है, आपके पास एकदम से दिख रहा है कि चार चार्ज है, और इंडक्टर के पास कोई भी चार्ज नहीं है, वो एकदम से खाली है। जैसे ही मैंने ये की टैप की, ऐसे मैंने की को टैप किया, चार्ज चलने लगेगी। चार्ज चलने लगेगी तो दो चार्ज गायब होके इसको मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे। अगर इसको चार्ज चलते चलते इसको मिल गए तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बना, अगर मैग्नेटिक फील्ड बना तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। पहले फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ, और उसके बाद ईएमएफ चेंज हुआ। वैसे वैसे जाते जाते क्या होगा? फिर से आप टैप करोगे, फिर से चार्ज आएगा यहाँ पे, ओके, फिर से चार्ज आएगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ने लगेगी, फिर से चार हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर से ये पूरा कैपेसिटर खाली हो गया। सिचुएशन 2 में कैपेसिटर खाली हो गया, इंडक्टर एकदम से हाईली मैग्नेट हो गया। फिर क्या होगा? फिर से टैप करोगे कि यहाँ से फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन में से चार्ज आने लगेंगे, दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये फिर से इक्वल हो गए। फिर से टैप किया, फिर से कैपेसिटर बढ़ गया, इंडक्टर खाली हो गया,
इसलिए परफेक्टली रोटेशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन। एलसी में से, इंडक्टर में से एनर्जी इसमें आ रही है, इसमें से एनर्जी ऐसे आ रही है, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है दोनों। पहले इंडक्टर कम था, कैपेसिटर ज्यादा था, तो ऐसे इक्वल हो गया, फिर इंडक्टर ज्यादा, ऐसे ये ऑसिलेट होने लगेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एससी ऑसिलेशन। क्लियर हुआ नैन नबीला? ओके, इस वाले सर्किट में क्या लगाते, किरचॉफ रूल इन लूप। चलो जहां से ऐसे जाते हैं, कैपेसिटर का इक्वेशन क्या होता है, कैपेसिटर का इक्वेशन होता है चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डिफरेंस। अगर प्रोपोर्शनलिटी को छोड़ते हो आप तो सीवी होता है, अगर वोल्टेज को आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये होता है क्यू बाई सी। ये आपका कैपेसिटर का है। उसी तरह से इंडक्टर का क्या होता है, इंडक्टर का क्या होता है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। करंट की, करंट में जब चेंजेस आता है, जब चेंजेस आता है तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। प्रोपोर्शनलिटी को छोड़ोगे तो क्या आएगा, इंडक्टर डी आई बाई डी टी। ओके, सो यहाँ पे आप ई जो है वो भी वोल्टेज का ही काम करता है। तो आप इस साइकिल से जाओगे तो आप देख पाओगे कि फर्स्ट आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर का वोल्टेज डिफरेंस क्या है, ये वाला, तो वी आपका क्या है, क्यू बाई सी। क्या है आपका, क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी। ओके, आप करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन में आप जाते हो तो किरचॉफ ने क्या कहा था, नेगेटिव लेना है। और इंडक्टर के अंदर कितना है वोल्टेज, एल इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ परफेक्टली लिख दो इसको, नेगेटिव साइन उस साइड जाएगी तो एल इंटू डी आई बाई डी टी हो गया। ओके, नाउ अभी आपको पता है कि I इज व्हाट, I इज इक्वल टू क्या है, जब भी चार्ज चलने लगता है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का चेंजेस होता है, चार्ज का मोशन चेंज होता है। मतलब आप लिख सकते हो, आप 10th में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 13 में, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज जब चेंज होता है इसको क्या बोलते हैं हम, करंट। तो I की जगह पे हम डी क्यू बाई डी टी लिखते, ये वाले इक्वेशन में पुट करते, क्यू बाई सी, एल एज इट इज डी बाई डी टी, आई की जगह पे डी क्यू बाई डी टी, एल एज इट इज डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। ये आपका एक इक्वेशन मिला। ओके, नाउ डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर को मैं एज इट इज रखती हूँ, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। जस्ट सेकेंड, ये नेगेटिव आता है। अब आप बोलोगे नेगेटिव क्यों आता है, आप बोलोगे नेगेटिव क्यों आता है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलता है, क्या उसी डायरेक्शन को हम करंट लेते, नो, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव डायरेक्शन से चलता है और करंट की डायरेक्शन हम ऑलवेज पॉजिटिव से लेते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आती है कि करंट ऑलवेज चार्ज से नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है, इसलिए यहाँ पे हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज क्यू और L नीचे आ जाएगा तो ये एल सी, क्यू बाई एल सी। ओके, तो यहाँ पे डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा नेगेटिव क्यू बाई एल सी। अगर नेगेटिव इस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। ये तो कुछ हमने जो 11th में पढ़ा था उस टाइप का लग रहा है। 11th में हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था कि कोई एक ऐसा कोई एक हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है, वहां से सस्पेंड किया है किसी ब्लॉक को, ये आपकी स्प्रिंग है। अगर इसको आप खींचोगे, अगर इसको आप खींचोगे, मास होता है, और फिर रिलीज कर दोगे तो वो ऑसिलेट होता है, ऐसे 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 करके ऑसिलेटर होता है। तो ये होती है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपने पढ़ा है 11th में चैप्टर नंबर 14 में, और उसका इक्वेशन आता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और वहां पे ओमेगा स्क्वायर क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर होती है आपकी 1 अपॉन एल सी, और यही तो आपकी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है। रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, याद है तो, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, सॉरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये वाली, ये आपका रेजोनेंस, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। वही आपके चैप्टर नंबर 14 में, स्टैंडर्ड 11 में आई थी।
ओमेगा नॉट 1/LC यही आई थी, तो ये सेम है। तो इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करें। देखो यहाँ से कौन सी इक्वेशन आई आपकी, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी आई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्यू मोशन कर रहा है, यहाँ पे कौन मोशन कर रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है। पहले कैपेसिटर में था, फिर मोशन करके इसके अंदर आया। यहाँ पे कौन मोशन कर रहा है, देखो क्यू की जगह पे कौन है, वाई है, यानी कि वाई लेंथ, लेंथ मोशन कर रही है। क्या कर रही है, लेंथ मोशन, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वहां पे चार्ज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे वाई इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो ये क्यू की जगह पे वाई है, तो यहाँ पे भी क्यू की जगह पे वाई होगा। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कौन है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे है 1/LC। आप देखो क्या ये वाली टर्म समझ में आई, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो वाई की जगह पे क्यू है। अगर वाई की जगह क्यू ने ले ली तो यहाँ पे कौन बाकी रहा, सिर्फ 1/LC। 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हुआ। अगर 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हुआ तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/√LC। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। क्या हो गया, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। अगर इसके इसके यहाँ से आप एफ के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, एफ मतलब बी, एनसीईआरटी में बी जो लिखा है वो 1/2π√LC। क्या यहाँ तक समझ में आया, नहीं नहीं नबीला। दूसरा एक इक्वेशन मिला था सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ऐसा इक्वेशन आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में इन 11 स्टैंडर्ड मिला था। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेट करना, ऑसिलेटेड करते हैं कौन, साइन विद साइन कंपोनेंट के साथ जो सिन्यूसॉइडल ग्राफ बनाते हैं, और जो ऑसिलेशन करते हैं वो रोटेशन की तरह एंगुलर वेलोसिटी भी उसके पास होती है और फाई भी होता है। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए और बी जो है वो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे y है तो यहाँ पे हम चार्ज को ले लेते हैं। चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसका वेव है ना, वेव जो है वो y एक्सिस के साथ मोशन कर रहे हैं। चार्ज जो है वो एकदम से हॉरिजॉन्टल यहाँ पे चार्ज थे, देखो ओके। यहाँ पे जो चार्ज है वो एकदम से स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। इसलिए आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू, ए के जगह पे लिख सकते हो Q मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, नाउ टी टेंड्स टू 0 टाइम पे चार्ज जो है वो रेस्ट पे होगा, यानी कि Q इज इक्वल टू क्यू एम होगा। अगर Q इज इक्वल टू क्यू एम है, अगर Q इज इक्वल टू क्यू एम है तो टाइम टाइम तो 0 है ना, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो टाइम अगर 0 हो जाएगा ये वाला, तो टर्म कैसा बन जाएगा, क्यू एम, ये 0, तो सिर्फ और सिर्फ cos फाई रहेगा, बिकॉज ये 0 हो गया, cos फाई हो गया। ओके, अगर Q इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 0 तब Q इज इक्वल टू क्यू एम है, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्यू एम रखे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू एम cos फाई, तो ये 1 हो गया। और cos फाई इज इक्वल टू 1, फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स 1, cos के अंदर 1 की वैल्यू आती है cos 0 की, तो cos इनवर्स इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए cos इनवर्स एंड cos 0 यानी कि कैंसल, यानी कि फाई इज इक्वल टू 0। मतलब आपको क्या मिला, फाई इज अ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो है वो आपको क्या मिला, 0। आया समझ में, आया समझ में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अभी आपने फाइंड किया कि Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी है, कब, जब T इज इक्वल टू 0 है। ओके, सो Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी
अगर करंट के लिए हम देखा जाए तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी होता है, तो माइनस डी अपॉन डी टी को एज इट इज रखो, यहाँ पे क्यू एम कॉस ओमेगा टी। ओके, नेगेटिव साइन से यहाँ पे आएगी, क्यू एम भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस का डेरिवेशन, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी और फिर से ओमेगा टी का भी डेरिवेशन, तो डी बाई डी टी ओमेगा टी का क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में टी का वन हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचा, ओमेगा ही बचेगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, इसलिए क्यू एम साइन ओमेगा टी और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ओमेगा, यानी कि क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपका क्या आया, करंट आया, करंट। ठीक है, क्या आया, करंट आया, और दैट्स इट, इतना ही है। यस, ये इतना जो है इसको आप बोल सकते हो आई एम, क्या बोल सकते हो, आई एम, यानी कि आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। मतलब आई एम इज इक्वल टू आपने क्या कंसिडर किया, क्यू एम इंटू ओमेगा। ओके, और यहाँ से जो कैपेसिटर और इंडक्टर को आप जब कनेक्ट करते हो, जो एनर्जी स्टोर करते हैं ये लोग, वो कौन सी होती है, एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आपको क्यू की जगह पे आपको क्यू एम लेना है, क्यू एम स्क्वायर अपॉन टू सी। परफेक्टली आप लिखो तो 1/2 क्यू स्क्वायर एम अपॉन टू सी, दैट्स इट। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो द टोटल energy of LC circuit, that's it। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के ऊपर जाते हैं हम, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट बुक का दिखाई दे रहा है परफेक्टली। चलो, फर्स्ट फिगर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे इंडक्टर है, कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन कोई भी नहीं है। इसका चार्ज है, इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, यू ई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एम अपॉन टू सी, और इसकी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, इंडक्टर ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है, कैपेसिटर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसलिए यहाँ पे यू ई लिखा है, यहाँ पे यू बी लिखा है। इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है अभी, इसलिए जीरो। मैंने जो आपको फर्स्ट समझाया ना वही है, यहाँ पे फिगर के थ्रू दिखाया है, और आपको ये फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, और यहाँ पे जो मैंने वो वाला पढ़ाया था कि स्प्रिंग के नीचे जो होता है वो, यहाँ पे के इज इक्वल टू जो है जीरो है, और 1/2 के ए स्क्वायर है। चलो, अब मैंने कहा था कि की को टैप करोगे तो चार्ज चलने लगेगा। यहाँ पे क्या किया, वायर को कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे चार चार्ज थे, दो चार्ज चलने लगे तो करंट बन गया, और वो दो चार्ज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, करंट बनने लगा। ओके, नाउ चार्ज पूरा का पूरा खाली हो गया और करंट मैक्सिमम हो गया, इसलिए ये आई एम का रूप ले लिया इसने। ओके, चारों चार्ज जो है वो यहाँ पे खाली हो गए, यहाँ पे 1 2 3 और 4 यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, चार मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पे यू बी जीरो था, यहाँ पे यू ई जीरो हो गया, और यू बी कितना हो गया, 1/2 एल आई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी होती है एल आई स्क्वायर, कितनी होती है, एल आई स्क्वायर। फिर से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में से टू लाइन कम हो गई, यहाँ पे फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, इस तरह से फिर से सेम सिचुएशन आ गई जो पहले थी वही। इसलिए यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब इनिशियल सिचुएशन थी और आफ्टर ये जो ऑसिलेशन होता है तब जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है वो आप ही समझ जाओ, बिकॉज ये ऑसिलेशन है, वो रोटेट होता रहेगा, साइकिल रोटेट होने लगेगी। ये जो भी मैंने समझाया है वो ही सब कुछ यहाँ पे लिखा है, जो मैंने जो भी बोला है वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ओके, जितना भी मैंने इस तरह से बोला है कि ये एनर्जी यहाँ पे जाती है, ये खाली हो जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे आने लगेगा, और सिचुएशन यहाँ पे सब कुछ वही लिखा है, पढ़ लेना। ठीक है, द एलसी ऑसिलेशन इज सिमिलर टू द मैकेनिकल ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो है वही सेम टू सेम है। द लोअर पार्ट ऑफ ईच फिगर इन फिगर 7.19
depicts the corresponding stage of mechanical system. मैकेनिकल सिस्टम यानी कि वहां पे जो हम फोर्स लगाते हैं फिर से ऐसे हो जाता है, वो सेम टू सेम जो यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है वहां भी ऐसे ही होगा। जैसे मैंने आपको इक्वेशन के थ्रू पढ़ाया है वही, वो वाला जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाया था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। मैंने क्या पढ़ाया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई अपॉन जीरो। मैंने वाई लिया था, यहाँ पे एक्स लिया है। ठीक है, ओके। ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट की वैल्यू रखिए के अपॉन एम। के इज अ कांस्टेंट, एम इज अ मास। ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा होगा, आपने प्रैक्टिकल में भी देखा होगा। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट ये सब कुछ ऑसिलेशन प्रैक्टिकल नंबर 10 आता है, ऑसिलेट करते हो आप। ओके, सो एक्स करंट करस्पॉन्डिंग टू क्यू। इन केस ऑफ, मैंने बोला था ये y है वैसा ही q है, यहाँ पे x लिया है इसलिए ऐसा बोले कि x इज q। ओके, so F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू dv बाई dt। सो m इज इक्वल टू क्या हुआ, देखो ये F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होना। ओके, डी बाई dt को एज इट इज रखो। वेलोसिटी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज होना, मतलब ये हो गया m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे लिखा है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो रियलिटी में कंडक्टर में क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे होगा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि जो पार्ट यहाँ पे x है वो इंडक्टर में कौन है, q है, इसलिए यहाँ पे होगा x की जगह पे q। ओके, और मास की जगह पे सेम टू सेम कौन होता है, इंडक्टर, मतलब इंडक्टेंस। ओके, L is analogous to mass M and L is a measure of resistance of the change in current. Okay. Now LC सर्किट में ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या है, 1/√LC, और स्प्रिंग कांस्टेंट में ओमेगा नॉट इज इक्वल टू है √K/M। सिर्फ और सिर्फ सिमिलर कहा, यहाँ पे एक टेबल में पूरा डिस्ट्रीब्यूट दिखाया है आपको, मैकेनिकल सिस्टम में क्या और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है। दैट्स इट, थोड़े से पॉइंट्स नीचे लिखे हैं। Every inductor has a some resistance. The effect of this resistance is to introduce a damping effect. Damping effect मतलब क्या है, on the change and current in the circuit and the oscillation finally die away. Damping effect क्या है, जो भी ये oscillate करते, ये इसका एम्पलीट्यूड, इसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। ओके, अगर आपने ज्यादा खींचा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ेगा, तो डैम्पिंग इफेक्ट से एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते होते ऑसिलेशन जो है वो क्या, डाई अवे मतलब खत्म हो जाता है। ओके, इसलिए एवरी इंडक्टर हैज अ सम रेजिस्टेंस। Second, even if the resistance were zero, the total energy of the system would not remain constant. अगर resistance zero हो जाएगा तो energy constant नहीं रहेगी. It is radiated away from the system in the form of electromagnetic wave. In fact, radio and TV transmitters depend on this radiation. Okay? यहाँ तक हमारा ये पूरा हो गया। टाइम है तो ये पूरा थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7.11 show that in free oscillation of an LC circuit, the sum of energy stored in the capacitor and inductor is a constant. LC मतलब इंडक्टर के अंदर जो स्टोर होती है एनर्जी और कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर होती है एनर्जी, दोनों का आप एडिशन करोगे तो वो इक्वल होगा, ऐसा कहा है। क्या ये सच है? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt। क्या होता है, dq बाई dt। एंड q इज इक्वल टू आपको मिला, q इज इक्वल टू qm cos ओमेगा t, cos ओमेगा t। अगर I के अंदर ये इक्वेशन रखू मैं, qm cos ओमेगा t, तो qm बाहर निकल आएगा, t बाई dt cos ओमेगा t। cos का होता है माइनस साइन, सॉरी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, सो ये माइनस साइन ओमेगा टी और फिर से ओमेगा टी का भी करना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ ओमेगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, इसलिए ये हो गया क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपको क्या मिला, आई की एक इक्वेशन मिली। क्या मिला, आई की एक इक्वेशन मिली। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट टाइम टी इज, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी का इक्वेशन क्या है, 1/2 CV स्क्वायर।
और आप उसको भी लिखते हो 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्यू की जगह पे आपको लिखना है क्यू एम कॉस, सॉरी मैंने यहाँ पे एम यूज कर दिया, क्यों, इनिशियल चार्ज फ्री ऑसिलेशन। आपको मैक्सिमम की जगह पे इनिशियल चार्ज क्यू नॉट लेना है, सॉरी सिर्फ नॉट कर दो, डेट्स इट, और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लेंगे क्यू नॉट का क्यू के जगह पे क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया और ये 2c हो गया, ये हो गया इन कैपेसिटर। अब इंडक्टर की बारी है, इंडक्टर में 1/2 एल आई स्क्वायर होता है। एल तो एज इट इज रहेगा, आई इक्वेशन आपने फाइंड किया, यहाँ पे आई क्या मिला आपको, आई इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा टी, ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये इक्वेशन आप रखो यहाँ पे। अगर आप साइन का स्क्वायर करोगे, देखो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू इज इक्वल टू लेना है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, चलो यहाँ पे डी बाई डी टी, यहाँ पे क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ओके, और ये क्यू नॉट एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये होगा नेगेटिव क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपको आई मिल गया। अब आपको फर्स्ट आपको फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर करने की डेफिनेशन क्या है, यू ई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू की जगह पे हमें रखना है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, मतलब क्यू नॉट कॉस ओमेगा ओमेगा टी का होल स्क्वायर अपॉन 2c, चलो क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2c, उसको एज इट इज रखो इस वाले इक्वेशन को। अब सेकेंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर के लिए क्या है, यू एम मैग्नेटिक होती है, या फिर यू भी लिखो, मैग्नेटिक के लिए यू भी यूज करते हैं, 1/2 एल आई स्क्वायर, है ना, एल आई स्क्वायर, यस। एल को एज इट इज रखो, करंट की डेफिनेशन हमें यहाँ से मिली नेगेटिव क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, 1/2 एज इट इज, एल एज इट इज, क्यू नॉट का स्क्वायर भले ही नेगेटिव हो और प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए ओमेगा का भी स्क्वायर, और ये साइन ओमेगा टी, क्लियर, यस, ओके। नाउ देखो अब ध्यान देना, आपने रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखी ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC, देखिए ना 1/LC, अगर मैं इसको इसका रूट ऑफ LC अगर इस तरफ ले लूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा और 1/LC हो जाएगा, ओके, 1/LC हो गया। अब मुझे क्या करना है, LC को जो है वो ये इक्वेशन में रखना है L की जगह पे, देखो ये वाला L है ना, उस L, ये वाला L की जगह पे रखना है। L को क्या करते हो, मैं सब्जेक्ट बना लूं, इस L को यहाँ पे ले लूं तो ये हो जाएगा 1/C ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया 1/C ओमेगा स्क्वायर, ओके। नाउ या तो फिर एक काम करो, ये वाला ओमेगा स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे 1/LC लिख दो, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। 1/L को एज इट इज रखो, 1/2 इंटू एल क्यू नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे लिख दिया मैंने 1/LC साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे, ठीक है। 1/2 एल एल कट हो गया, फिर से हो गया क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी साइन ओमेगा टी, मतलब ये क्या हुआ 1/2 ये क्यू नॉट स्क्वायर 2c साइन ओमेगा टी, चलो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करो, ऐड करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2, चलो 1 क्या है क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2c, और 2 क्या है क्यू नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी अपॉन 2c, ये आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को ऐड किया,
यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। तो क्या क्या रह गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी रह गया और साइन स्क्वायर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी रह गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसलिए ये सिर्फ 1 आ गया। आप देखो आप क्या है ये, 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, जो पहले था एनर्जी और बाद में टोटल कांस्टेंट रही। क्या समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हुआ?